एवरीवन। तो आज हम डीएससी 4 का यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे, द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। इंट्रोडक्शन। द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज एक रिलीजियस और फिलोसफिकल पोएम है जो सर वॉल्टर रैलिक ने लिखी। ये पोएम उन्होंने तब लिखी जब वो टावर ऑफ लंदन में कैद थे और उन्हें अपनी मौत का एहसास हो रहा था। इसलिए इस पोएम में लाइफ, डेथ, सिन और सोल के बारे में गहरी सोच दिखाई देती है। पोएम को पिलग्रिमेज इसलिए कहा गया है क्योंकि पोइट आत्मा की इस दुनिया से गॉड के पास जाने की फाइनल जर्नी को इमेजिन करता है। इस पोएम में स्पीकर खुद को एक पापी इंसान मानता है जो गॉड से फॉरगिवनेस एंड मर्सी मांगता है। वो मानता है कि दुनिया की चीज़ें जैसे पैसा, पावर और प्राइड डेथ के बाद कोई वैल्यू नहीं रखती। सर वॉल्टर रैलिक सिंपल क्रिश्चियन बिलीव्स का यूज़ करते थे, जैसे कन्फेशन, फेथ, ताकि ये दिखाया जा सके कि आत्मा को सिर्फ गॉड की ग्रेस ही बचा सकती है। इसमें पोएम का टोन काम, सिंसियर एंड होपफुल है। फियर से ज़्यादा फेथ को शो करता है। सो ओवरऑल द पैशनेट मैन पिलग्रिमेज एक डीपली स्पिरिचुअल पोएम है जो डेथ की एक्सेप्टेंस और गॉड पर कंप्लीट ट्रस्ट को दिखाता है। ये पोएम वर्ल्डली लाइफ की टेम्परेरी नेचर एंड हेवनली लाइफ की इटर्निटी के बीच क्लियर कॉन्ट्रास्ट बनाती है। सिंपल लैंग्वेज एंड रिलीजियस इमेजरी के थ्रू रैले ये मैसेज देता है कि ट्रू पीस तभी मिलती है जब इंसान दुनिया से डिटैच होकर अपनी आत्मा को गॉड के पास जाने के लिए रेडी करता है। नेक्स्ट, द एलिजाबेथन लिरिक वर्स इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में डेवलप हुआ। इस पीरियड के पोइट्स छोटी छोटी लिरिकल पोएम्स लिखते थे जो इमोशंस, थॉट्स और पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी। इन पोएम्स का मेन फोकस लव, ब्यूटी, नेचर, टाइम, लाइफ, डेथ, फेथ और ह्यूमन इमोशंस पर होता था। लैंग्वेज सिंपल, म्यूजिकल और रिदम से भरी होती थी, इसलिए ये पोएम्स गाने जैसी लगती हैं और इजीली याद भी रह जाती हैं। एलिजाबेथन लिरिक पोएट्री में पोइट्स पर्सनल इमोशंस को आर्टिस्टिक फॉर्म देते थे। कभी ये पोएम्स रोमांटिक होती थी, जैसे लव और एडमायरेशन को शो करना, और कभी फिलोसफिकल या रिलीजियस, जहाँ लाइफ की शॉर्टनेस और डेथ की रियलिटी पर बात होती थी। फेमस पोइट्स जैसे सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रैलिक और विलियम शेक्सपियर ने लिरिक वर्स को पॉपुलर बनाया। मेटाफर्स, इमेजरी, राइम एंड म्यूजिकल क्वालिटी इस वर्स के मेन फीचर्स हैं। ओवरऑल एलिजाबेथ लिरिक वर्स इंडिविजुअल फीलिंग्स और यूनिवर्सल ट्रुथ का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये पोएम शॉर्ट होते हुए भी डीप मीनिंग कैरी करती हैं। इनमें इमोशंस, मेलोडी और थॉट का बैलेंस होता है जो एलिजाबेथन एज की आर्टिस्टिक रिचनेस और कल्चरल ग्रोथ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। अब पोएम को समझते हैं। लाइन 1 to 6 में स्पीकर अपनी आत्मा की फाइनल जर्नी की तैयारी करता है, जिसे वो पिलग्रिमेज कहता है। वो दुनिया की चीज़ें नहीं मांगता बल्कि स्पिरिचुअल चीज़ें मांगता है। स्कॉलप शेल ऑफ क्वाइट का मतलब है इनर पीस, और स्टाफ ऑफ फेथ दिखाता है कि फेथ उसकी जर्नी का सहारा होगी। स्क्रिप ऑफ जॉय और इमॉर्टल डाइट इटर्नल हैप्पीनेस को शो करता है जो डेथ के बाद मिलती है। बोटल ऑफ सेल्वेशन गॉड की ग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, और गाउन ऑफ ग्लोरी हेवन की होप का सिंबल है। इन लाइंस के थ्रू पोइट ये बताता है कि गॉड तक पहुंचने के लिए मटेरियल चीज़ें नहीं बल्कि फेथ और स्पिरिचुअल पावर ज़रूरी होती है। लाइंस 7 to 18 में पोइट कहता है कि उसकी बॉडी का असली क्योर सिर्फ ब्लड है, कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं। ये ब्लड क्राइस्ट के ब्लड को रेफर करता है जो सिंस को वॉश करता है और आत्मा को सेल्वेशन देता है। पोइट अपनी सोल को वाइट पामर के साथ कंपेयर करता है, मतलब एक प्योर पिलग्रिम जो हेवन की तरफ जर्नी कर रहा है। हेवन को सिल्वर माउंटेन्स और नेक्टर फाउंटेन्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है जो इटर्नल हैप्पीनेस और पीस को शो करता है। वहाँ पहुंचकर सोल बाउल ऑफ ब्लिस से पिएगी, यानी हमेशा की खुशी मिलेगी।
इस दुनिया में आत्मा प्यासी और दुख में हो सकती है, लेकिन हेवन पहुंचने के बाद उसकी थर्स्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। लाइंस 19 to 28 में पोएम का टोन बिल्कुल स्पिरिचुअल और मिस्टिकल हो जाता है। इसमें पोएट बताता है कि सोल की जर्नी में उसे और पीसफुल पिलग्रिम्स मिलते हैं जो अपनी अर्थली बॉडी, जिसे गाउन्स ऑफ क्ले कहा गया है, उसे छोड़ चुके होते हैं। इसमें क्ले का मतलब है बॉडी का टेम्परेरी और वीक होना। स्पीकर खुद को एक गाइड के रूप में दिखाता है जो इन सोल्स को हेवन के क्लियर वेल्स तक ले जाता है। यहाँ थर्स्ट फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। सच, शांति और मोक्ष की प्यास। नेक्टर सकेट्स हेवनली जॉय और इटर्नल हैप्पीनेस का सिंबल है। सेंट्स और क्रिस्टल बकेट्स हेवन की पवित्रता और परफेक्शन को शो करते हैं। इस तरह रैलेग अर्धली प्लेजर को छोटा और टेम्परेरी बताकर हेवनली ब्लिस को सबसे बड़ा और परमानेंट दिखाता है। लाइन्स 29 to 34 में पोइट सोल की जर्नी को हेवनली और फाइनल स्टेज दिखाता है। जब वो कहता है आवर बॉटल्स आर फिल्ड विद इमोर्टैलिटी, इसका मतलब है कि अब ह्यूमन लाइफ का लिमिटेशन ख़त्म हो गया है और सोल अब इटर्नल हो गई है। ज़िंदगी का असली फ्रीडम और इमोर्टैलिटी यही है। फिर वो होली पाथ का जिक्र करता है जो हेवन के सैक्रेड और पवित्र रास्ते हैं। ये पाथ रूबीज, डायमंड्स और सफ़ायर फ्लोर से सजे हुए हैं जो हेवंस की परफेक्शन, डिवाइन ब्यूटी और वेल्थ ऑफ सोल को दिखाते हैं। कोरल वॉल्स और पर्ल बार्स हेवन को एक ड्रीम लाइक पीसफुल और मैजिकल जगह बना देते हैं जहाँ सिर्फ सैरेनिटी और ब्लिस है। यहाँ एक आयरनी भी छुपी हुई है। रैलेग ने अपनी ज़िंदगी में गोल्ड, फेम और पावर के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन अब वो इमेजिन करता है हेवन को ऐसी जगह जहाँ सब कुछ फ्री और डिवाइन है और अर्थली वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं। इस तरह ये लाइंस अर्थली डिज़ायर और स्पिरिचुअल ट्रुथ के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। मतलब रियल फुलफिलमेंट सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में है, ना कि वर्ल्डली रिचेस में। लाइन्स 35 to 50 में सोल अब हेवन के परफेक्ट कोर्ट में पहुंचती है जहां सब कुछ प्योर और फेयर है। यहाँ कोई ब्राइब्स, झूठ या करप्शन का कोई काम नहीं होता। अर्थली कोर्ट के बिल्कुल अपोजिट जस्टिस सिर्फ सच्चाई और फेयरनेस से मिलती है। क्राइस्ट को यहाँ डिवाइन लॉयर के रूप में दिखाया गया है। वो हर सोल के लिए प्लीड करते हैं और पैसे या रैंक नहीं मांगते। अपने सेक्रीफाइस और डेथ के दम पर वो सोल्स को सेल्वेशन यानी मुक्ति और इटर्नल लाइफ देते हैं। पोइट भी क्राइस्ट से कहता है कि वो उसका फेथफुल लॉयर बने और उसकी रक्षा करे। ये हिस्सा रैलेग के अपने अनफेयर ट्रायल्स और वर्ल्डली करप्शन का रिफ्लेक्शन है। ये हमें दिखाता है कि ट्रू जस्टिस और पीस सिर्फ हेवन में मिलता है और वर्ल्डली पावर या वेल्थ कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। लास्ट लाइन्स 51 to 58 में पोइट अपनी फाइनल प्रेयर करता है। वो गॉड से सीधा बात करता है और कहता है कि अब उसकी बॉडी जल्दी मरने वाली है, लेकिन उसकी सोल को इटर्नल लाइफ चाहिए। वो मानता है कि डेथ पास है और उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसका भरोसा गॉड पर है। पोइट कहता है कि जब उसका ब्लड रुक जाए और लाइफ एंड हो तब गॉड उसकी सोल पर एवर लास्टिंग क्राउन रख दे, यानी उसे सेल्वेशन मतलब मुक्ति और हेवन का रिवॉर्ड मिले। ये क्राउन ऑनर, विक्ट्री और इटर्नल पीस का सिंबल है। इसके बाद पोइट खुद को एक पाल्मर मतलब होली पिलग्रिमेज के रूप में देखता है। अब वो स्पिरिचुअली रेडी है, प्योर और काम है और उन ब्लेस्ड पाथ पर चलने के लिए तैयार है जो हेवन तक जाते हैं। ये जर्नी दिखाती है कि डेथ एंड नहीं है बल्कि सोल के लिए एक नया और पवित्र सफ़र है। ये एंडिंग रैलेग की एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ और स्पिरिचुअल करेज को शो करती है। वो दुनिया की पनिशमेंट से ऊपर उठकर डिवाइन जस्टिस और पीस पर भरोसा करता है। नेक्स्ट कंक्लूजन। इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि एलिजाबेथ लिरिक वर्स सिर्फ राइम और रिदम का खेल नहीं थी, बल्कि इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस और डीप थॉट को एक्सप्रेस करने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम थी। इस पोइट्री में फीलिंग्स को म्यूज़िक के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए ये उस टाइम बहुत पॉपुलर थी।
सर वॉल्टर रैलेग ने एलिजाबेथन लिरिक वर्स को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल थिंकिंग के साथ लिखा। उसकी पोइट्री में पैट्रियार्कल स्टाइल, क्लासिकल इन्फ्लुएंस और स्टैंजा, राइम, रिदम का वेरिएशन क्लियरली दिखाई देता है। पोम एक जर्नी की तरह लगती है जिसमें बिगनिंग, मिडल और एंडिंग सब मीनिंगफुल होते हैं। रैलेग का लाइफ एक पोइट, सोल्जर और थिंकर के रूप में उसकी पोइट्री को और पावरफुल बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एलिजाबेथन लिरिक वर्स रैलेग के हाथ में सिर्फ पोइट्री नहीं बल्कि लाइफ, डेथ, फेथ और ट्रूथ का एक्सप्रेशन बन जाती है। नेक्स्ट थीम। फर्स्ट, spiritual journey of the soul from earth to heaven. Second, strong faith in God and belief in Christ's sacrifice. Third, life is temporary and heaven is eternal. Fourth, rejection of worldly pleasures and material wealth. Fifth, acceptance of death without fear. And the last, sixth, is hope of salvation, peace, and everlasting happiness.